हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी घर के बारे में। अब आप कहेंगे कि घर किसके बारे में, किसके घर के बारे में, मेरे या हमारे? बिल्कुल डरिए मत, मैं यहाँ ना अपने घर के बारे में बात करने वाली हूँ, ना आप लोगों के घर के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ 1978 में सिनेमा घर में रिलीज हुई मूवी घर के बारे में, जिसमें थी रेखा और विनोद मेहरा। और ये फिल्म अपने वक्त की बहुत ही क्रांतिकारी सोच को दर्शाती हुई ये मूवी थी, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से पतियों को ये बताया जा रहा था कि अगर तुम्हारी पत्नी के साथ कोई ज्यादती करता है, जबरदस्ती करता है, तो इसका कसूरवार तुम अपनी पत्नी को मान कर समझ कर उसे छोड़ो नहीं, बल्कि और भी मजबूत तरीके से उसका हाथ थाम लो और उसे अपना लो। और पत्नियों को भी ये बात समझाने की कोशिश की गई कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया को तुम अपना दुश्मन समझो, तुम अपने पति को अपना दुश्मन समझो। अगर पति तुम्हारा तुम्हारी तरफ प्यार बढ़ा रहा है, प्यार दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई गिल्ट है या वो कोई तुमसे सिंपैथी करता है, बल्कि वो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है। तो बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ इस मूवी को बनाया गया है। और इसमें कहानी एक नवविवाहित जोड़े की होती है, जो कि रेखा और विनोद मेहरा होते हैं, जो हंसी खुशी अपना एक तरीके से मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं। तभी उनकी जिंदगी में एक हादसा होता है। एक रात वो नाइट शो देखकर सिनेमा घर से लौट रहे होते हैं, तभी कुछ अनजान व्यक्ति उन्हें घेर कर रेखा जी के साथ दुष्कर्म करते हैं और विनोद मेहरा जी को मार कर घायल कर देते हैं। और दोनों अस्पताल में पहुंच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन शरीर के घाव तो भर जाते हैं रेखा जी के, लेकिन मन के घाव नहीं भरते। वही हाल विनोद मेहरा जी का भी होता है। उनको जो गुंडों ने पीटा होता है, उससे उनके शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन मन पर जो जख्म लगे होते हैं, जो अफसोस होता है, उसे दूर होने में बहुत वक्त लगता है। और मैं ये मानती हूँ कि शरीर के जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन के जो जख्म होते हैं वो पूरी जिंदगी भरते नहीं हैं। हमारी जिंदगी खत्म होने के कगार पर आ जाती है, लेकिन वो जख्म नहीं भरते। लेकिन किस तरीके से सूझबूझ से, तालमेल से पति पत्नी अपनी उजड़ती बिखरती गृहस्थी को संभालते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, बताया गया है। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छी ये मूवी है। मैं ज़्यादा इस मूवी को नहीं डिस्क्लोज करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये मूवी देखें। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी स्त्री के साथ ये सारी घटना घटती है, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उस पीड़ित स्त्री को बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ उसके साथ व्यवहार करते हैं। भले ही अब जमाना बदल गया है, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब औरत के खिलाफ मतलब कोई अपराध होता था और उसकी मर्जी के खिलाफ होने के बावजूद भी उसी को गुनहगार समझा जाता था। और अगर वो शादीशुदा है तो ये सवाल खड़े कर दिए जाते थे कि क्या उसका पति उसे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हुआ उसमें औरत की क्या गलती है, जबरदस्ती हुआ। ये इट्स हर चॉइस वाला तो मामला था नहीं। और मैंने खुद ऐसी पत्नी को देखा है। बहुत साल पहले उन्होंने ये सिचुएशन मेरे साथ डिस्कस की थी, तो कहा था कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ हो तो मेरा हस्बैंड मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सोचो ये कितना बड़ा टॉर्चर है। वो औरत कितना अंदर ही अंदर से डरती होगी कि मेरे साथ कुछ अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दुष्कर्म होता है, तो सबसे पहले मेरा पति ही मुझसे मुंह मोड़ेगा। दुनिया तो बाद में मोड़ेगी, पर पति ही पहले मुंह मोड़ लेगा। और बहुत सारी स्त्रियां खुद भी जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ नेगेटिविटी में चली जाती हैं, अपने आप को ही दोष देती हैं। और अगर उनके भूले भटके पति उन्हें छोड़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं। और कुछ औरतों के साथ जब गलत होता है, तो अब उनको ये लगने लगता है कि अब हमारा पति हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो खुद से ही खुद की जान ले लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है।
मैं मानती हूँ कि ये बातें आज की तारीख में कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे सोच के मर्द हैं, जो अभी भी ऐसी सोच रखते हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, लेकिन अभी भी वो इसी मुकालते में रहते हैं कि अगर औरत के साथ भले ही जबरन कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसकी कसूरवार औरत ही है, अब ये मेरे लायक नहीं है, तो अब इसे छोड़ दो और इससे मुँह मोड़ लो। तो इसी डर से औरतें जो हैं बहुत गलत-गलत स्टेप अपने साथ उठा लेती हैं। लेकिन मैं उन तमाम औरतों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पति आपको छोड़ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती किसी के गले पड़कर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पति को आपके शरीर में ही इंटरेस्ट था तो इसे समझ जाइए कि उसने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं है। आप भले ही शरीर से उसके लायक नहीं रहीं, ऐसा वो समझता है, लेकिन मन से वो इंसान भी आपके साथ रहने लायक नहीं है, ऐसा आपको समझना चाहिए। आज आपको डेप्थ क्वीन की बातें बड़ी फेमिनिस्ट लग रही होंगी कि आज डेप्थ क्वीन ने फेमिनिज्म का झंडा उठाया है। देखिए, जहाँ पर जो सिचुएशन औरतों के लिए वाक़ई मतलब क्रिटिकल होती है, उसके लिए भी अगर मैं औरत को ज़िम्मेदार मानूँ, तो मेरे जैसा बेवकूफ़ नहीं है। अभी कुछ वक़्त पहले चिरैया नाम की वेब सीरीज़ आई थी, जिसमें मैंने अपने ही सवाल उठा के रख दिए थे कि चलो औरत की ना मायने रखती है, क्या मर्द की ना मायने नहीं रखती? तो मैंने अपने आस-पास घटी हुई घटना का ज़िक्र किया था और मैंने महिलाओं पर ही सवाल उठा दिए थे। जो मुझे कहना ज़रूरी था और मुझे इसका अफ़सोस भी नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों ऐसा पॉडकास्ट बनाया, क्योंकि वाक़ई मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। लेकिन आज जो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन उस सिचुएशन से बहुत अलग है। नो मैटर आज के जो पुरुष हैं, वो काफ़ी सेंसिबल, मैच्योर, डिसेंट हैं, सेंसिटिव तो हैं ही हैं। साथ में उनको पता है कि जो भी हुआ है, उसमें हमारी पत्नी की तो कोई रज़ामंदी थी ही नहीं। उसे तो उठाकर लेकर चले गए, उसमें वो क्या कर सकती थी? हम भी उसको बचा नहीं पाए और इसमें उसकी क्या गलती है? कई बार क्या होता है, कुछ पुरुष ऐसी घटना को इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं कि वो खुद की ही जान लेने पर उतारू हो जाते हैं कि देखो, हमने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई, अपनी गर्लफ्रेंड को हम बचा नहीं पाए, तो हम मर्द कहलाने के लायक कैसे हैं? कुछ ऐसे भी मर्द होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में खुद को ही नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो इसमें आपकी क्या गलती है? बजाय खुद को तकलीफ़ देने के, खुद को सेल्फ टॉर्चर करने के, आप अपनी पत्नी को सँभालिए, उसको हिम्मत दीजिए, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, उसे ये बताइए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए ये चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती है? तो ये बात कहकर अपना बड़ा मन अपनी पत्नी के सामने रख कर उसकी नज़रों में इज़्ज़त बनाइए, ना कि उसको छोटा दिखाकर कि अब तुम मेरे लायक नहीं हो, आप अपने आप को ही गिरा रहे हो। वो आपके लायक नहीं है, बल्कि आप ही उसके लायक नहीं हो। जो मर्द ये कहकर अपनी पत्नियों को छोड़ते हैं, एक्चुअल में वो खुद ही उनके लायक नहीं होते। वो लोग भी कहते हैं कि अरे देख, ये थाली झूठी हो गई, तो क्या झूठी थाली में कोई खाता है? तो कैसे पति ऐसी औरत के साथ रह ले? और ये कहने वाली ज़्यादातर औरतें ही होती हैं। तो मैं उन औरतों को ये बता दूँ कि भई जब इसमें औरत की कोई मर्ज़ी नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर तो था नहीं औरत का। अरे कुछ औरतें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चलाकर भी अपने ऊपर कोई उँगली उठवाना पसंद नहीं करती। यहाँ तो ये एक सच्ची ईमानदार वफ़ादार औरत थी, जिसके साथ जो भी हुआ वो जबरन हुआ। उसके बावजूद भी उसका पति उसकी सुन नहीं रहा है, समाज उसे ही कलंकिनी मान रहा है। ये कहाँ का अन्याय है? देखिए, मैं जहाँ पर औरतें अपने आप को लाचार, बेबस, झूठे तरीके से दिखा कर के झूठा फ़ेमिनिज़्म का झंडा उठाती हैं, बेमतलब का, बेबुनियाद का, मैं उन औरतों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन मैं ऐसी औरतों को सपोर्ट करती हूँ जो वाक़ई जेन्युइन हैं, ईमानदार हैं, अपने चरित्र की स्ट्रॉन्ग हैं और उनके साथ कुछ अन्याय होता है तो मैं डेफ़िनेटली उनके लिए बात
करती हूँ। तो इसीलिए आज मैं ये बात करने आई हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करने आई हूँ। मैंने पहले भी कुछ पॉडकास्ट में इन बातों को उठाया है, लेकिन आज मैं पर्टिकुलर तरीके से ये बात इसीलिए भी उठा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी फ़िल्म के बारे में बात कर रही हूँ जिसका टॉपिक ही यही है कि एक शादीशुदा स्त्री की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो ऐसे में पति को क्या करना चाहिए, किस तरीके से पत्नी को सँभालना चाहिए, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है ये मूवी अवेलेबल होगी और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप लोगों ने इस मूवी के बारे में नहीं सुना, लेकिन शायद गानों के माध्यम से आपने इस मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसका म्यूज़िक दिया था आर डी बर्मन साहब ने और गाने लिखे थे गुलज़ार साहब ने। आर डी बर्मन का संगीत और गुलज़ार साहब के बोल, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है। और आप देखिए कि इसका एक-एक गाना कितना खूबसूरत है और स्पेशली एक गाना तो मुझे लगता है वुड बी ब्राइड्स के लिए बनाया गया है कि जब उनकी शादी पक्की होती है तो उनके दिमाग में बस यही गाना बज रहा होता है, आजकल पाँव ज़मीं पर पड़ते नहीं मेरे, बोलो देखा है तुमने मुझे कहीं उड़ते हुए। तो बिल्कुल सही गाना है और ये मतलब उन लड़कियों के लिए बहुत ही मतलब एप्ट बैठता है, बहुत एग्ज़ैक्ट बैठता है जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं। लेकिन मैं उन बेचारी लड़कियों से यही कहूँगी कि शादी जितनी शुरू-शुरू में फूलों की बिस्तर लगती है, बाद में काँटों से भी बदतर हालत हो जाती है। काँटों का सेज बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है और इसे बनाने में कभी-कभी पति-पत्नी दोनों के हाथ होते हैं और कभी-कभी हालात के हाथ होते हैं। और यही चीज़ इस फ़िल्म में भी दिखाई गई है कि एक प्यार करने वाले पति-पत्नी के बीच जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो मज़बूत से मज़बूत प्यार में पड़ने वाले पति-पत्नी, रिश्तों की कस्में खाने वाले पति-पत्नी का भी रिश्ता कैसे कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन ऐसी कमज़ोर स्थिति में भी पति-पत्नी साथ में तभी रह सकते हैं जब एक-दूसरे पर विश्वास हो, एक-दूसरे के लिए सम्मान हो और कहीं न कहीं जो भी घटना उनके पास आस-पास जो घटी है, उसको सही तरीके से समझने की मैच्योरिटी हो कि वो क्यों हुई, किस वजह से हुई, आखिर उसमें गलती थी किसकी। ये समझकर, ये जानकर, ये मानकर अगर पति-पत्नी मैच्योरिटी दिखाएँ, तो बहुत सारे घर मैं मानती हूँ आज भी टूटने से बिखर सकते हैं। लेकिन वो नहीं सँभल पाते क्योंकि अनमैच्योरिटी होती है और कभी-कभी वाक़ई सिचुएशन जेन्युइनली इतनी ख़राब होती है कि आप एक टाइम तक ही किसी इंसान को चांस दे सकते हो। 1 बार, 2 बार, मरे से मरा 10 बार दे सकते हो, पर 11वीं बार आप थक जाते हो या फिर वो मैरिज कन्वर्ट होकर ओपन मैरिज में हो जाती है कि ठीक है यार, तुझे अगर बाहर मुँह मारना है, तो चल मार ले, जा, निकल। ठीक है, मैं बाहर से जो है तेरे साथ हूँ, लेकिन मन से मैं तेरे साथ नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आज भी जो स्त्रियाँ हैं, जो औरतें हैं, जो मतलब मेरी एज की जो लेडीज़ हैं, वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि मैं जिस एरा से आती हूँ या मेरे एज की जितनी भी औरतें आती हैं, वो उस दौर की औरतें हैं जहाँ पर लड़कियों को मतलब पढ़ाया-लिखाया जा रहा था, लेकिन उनको सिर्फ़ एक अच्छे लड़के से शादी करवाने के लिए पढ़ाया-लिखाया जाता था। पहले के टाइम में एक वो भी दौर आया था कि जब लड़कियों को इसीलिए भी पढ़ाया-लिखाया जाता था क्योंकि लड़के पढ़ी-लिखी लड़कियों की डिमांड करते थे। नो मैटर उनको भले ही शादी के बाद अपनी पत्नियों से काम नहीं करवाना, लेकिन उनको एक पढ़ी-लिखी लड़की चाहिए होती थी, जो ज़माने के हिसाब से कदम मिलाकर उनके साथ बहसबाजी कर सके। काम की बात तो अब के टाइम के लड़के मानते हैं कि भई लड़का-लड़की दोनों मिलके कमाएँगे तो खर्चे बँट जाएँगे, तो एक पर बोझ नहीं आएगा। लेकिन वो एक ज़माने से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, जिस ज़माने में सिर्फ़ लड़की को इस वजह से पढ़ाया जाता था कि भई पढ़ी-लिखी होगी तो कोई अच्छे घर का लड़का मिल जाएगा। तो मैं उस एरा से आती हूँ, तो हमारे जो एरा की जो लड़कियाँ हैं वो कम मतलब
जॉब करने वाली थी और जॉब भी तब तक करती थी जब तक बच्चा नहीं हो जाता था। तो मेरी एज की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके साथ ये सिचुएशन बहुत रहती थी। और हमारी मम्मी के टाइम की या नानी की सिचुएशन तो ऐसी थी कि भैया लड़कियों को पढ़ाओ ना पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी तो करनी है, बच्चे ही तो पैदा करने हैं। फिर भी कुछ ऐसे मेरी मदर के टाइम के कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो लड़कियों को पढ़ा देते थे धीरे धीरे, क्योंकि जमाना तो धीरे धीरे बदल रहा था। और मेरी मदर उस एरा से ताल्लुक रखती हैं जिस एरा में सोच धीरे धीरे बदल रही थी। वो बात अलग है कि मेरे टाइम पर, जो मैं जिस एरा की हूँ, वहां पर तो ऐसा होता था कि भाई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा लड़की को अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ। अच्छा, मैंने तो कई बार ये भी कहा है कि मैं जिस जगह से ताल्लुक रखती हूँ वहां तो ये भी कहा जाता था कि भाई लड़कियों को कॉलेज मत भेजो, लड़के पीछे पड़ जाते हैं, उनको घर से ही पढ़ा लो, वो कुछ ओपन कॉलेज से कुछ करवा लो। मेरे जमाने में ऐसी बातें भी होती थी और लड़कियों के साथ ये भी बातें होती थी कि ठीक है 12वीं तक पढ़ा दिया है, इंग्लिश वगैरह थोड़ी बहुत बोल सकती है, लिख सकती है, सिग्नेचर कर सकती है, और अगर कॉलेज में पढ़ाना है तो ओपन स्कूल से कर लो, क्योंकि लड़के पीछे पड़ जाते हैं। पढ़ाना तो है लड़की को क्योंकि शादी करवानी है, लेकिन ऐसे भी काम हो सकता है क्योंकि जॉब वॉब तो करवानी ही नहीं है, और थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ देखना होगा तो देख लेगी। और कंप्यूटर थोड़ा बहुत अगर आता है लड़की को चलाना तो बहुत अच्छी बात है। नो मैटर लड़के को शादी के बाद बीवी से जॉब नहीं कराना, लेकिन अगर लड़की को कंप्यूटर आता होगा तो थोड़ा सा लड़के पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं उस एरा की हूँ तो मुझे थोड़ा सा पता है, क्योंकि मेरे आसपास उस टाइम पर बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते हुआ करते थे। हालांकि उस टाइम पर मैं तो काफी छोटी थी, लेकिन मैं सुनती थी, देखती थी, समझती थी। और आज मैं सोचती हूँ तो बड़ी हंसी आती है कि हमारे जमाने में लड़कियों के लिए क्या सोच रखी जाती थी। अब तो खैर सोच काफी बदल गई है। अब तो लड़कियों को बकायदा जो है इस वजह से पढ़ाया लिखाया जाता है कि शादी के बाद भी तुम्हें काम करना ही करना है। नो मैटर तुम्हारी शादी कल को भस्म हो गई, खत्म हो गई, तो तुम्हें जो है पैसे के लिए चिक चिक ना करनी पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां अननेसेसरी एलिमनीज की डिमांड करती हैं। स्पेशली जिन लड़कियों के बच्चे नहीं होते हैं, उनकी शादियां खत्म हो जाती हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी एलिमनी मांगती हैं। भाई जो तुम्हारे माँ बाप ने शादी के टाइम तुम्हें जो जेवर दिया है वो लेकर निकल जाओ ना। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पास जॉब है, कब तक तुम्हारा पति तुमको पैसे देगा? बच्चे तो है नहीं। अब बच्चे नहीं है तो एक सर्टेन अमाउंट शायद वो तुम्हें दे भी दे, पर वो सर्टेन अमाउंट लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हें उसके बाद भी बहुत कुछ करना है। तो खैर ये तो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं ये बात कर रही थी कि आज की तारीख में तो बकायदा ये भी मैंने सुनने में आ रहा है कि भाई शादी करो ही मत, सिर्फ पढ़ाई लिखाई अपने स्किल्स पे काम करो, अपने आप को इतना अच्छा ग्रूम करो कि किसी भी परिस्थिति में तुम खुद को संभाल सको, तुम अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल बैकअप को स्ट्रॉन्ग कर सको। क्योंकि ये शादी, ये गृहस्थी, ये सब परमानेंट नहीं है। इवन आजकल के लड़के भी काफी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। वो भी घर के काम इसीलिए करते हैं कि कल को बीवी चली गई तो एटलीस्ट हमको खाना बनाना आता होगा, तो हम सर्वाइवल कुकिंग सीख लें, तो हमें आश्रित ना रहना पड़े। क्योंकि अब वो राजा बेटा वाला सिनेरियो तो नहीं रहा। अब तो लड़के भी खुद से, मैंने देखा है, कुकिंग सीखते हैं। अगर वो जॉब के लिए दूसरी सिटी में गए हैं तो वहां पर उनको भी पता है कि रोज बाहर से खाएंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी, तो फिर क्यों ना हम खाना बनाना सीखें। तो अब लड़का लड़की जो है इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। पहले लड़कों को यही सिखाया जाता था कि भाई बीवी आएगी तुम्हारे लिए, खाना बनाएगी। अब आप सोचिए कि लड़के इस वजह से जो है कुकिंग सीख रहे हैं कि भाई कल को बीवी, शादीशुदा होते हुए भी बीवियां कह देती हैं कि नहीं भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, तो तुम खुद कुछ बना लो। तो देखिए जमाना कितना बदल गया है। और उधर लड़कियां जिनको घर के काम इसीलिए वजह से सिखाए जाते थे कि भाई जितना अच्छा लड़की घर के काम करेगी उतना पति को कंट्रोल में रखेगी, सास को अच्छे से काबू करेगी। लेकिन अब क्या सिखाया जाता है कि भाई पढ़ो लिखो, नौकरी करो,
क्या पता ये शादी ना चले तो तुम्हारी जिंदगी तो रुकनी नहीं चाहिए। तो यही बात मैं कहती हूँ लड़कियों से कि जिनके साथ ऐसा कुछ होता है और जिनके पति उन्हें छोड़ देते हैं और वो डिप्रेशन में आ जाती हैं, खुद को कसूरवार ठहराती हैं, तो उनको खुद को जिम्मेदार मानने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जिसको तुम्हारी जरूरत है उसके लिए तुम जियो। वो कहते हैं ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत नहीं है, समाज तुम पर उंगली उठाता है, उठाने दो, तुम जियो। और फिर भी तुम अपने लिए कुछ करना चाहते हो या अपनी जान वाकई देना चाहती हो तो फौज में भर्ती हो जाओ या कुछ ऐसा काम करो जिससे और दूसरों को फायदा हो। तो ये जीवन है। एक्चुअल में हम गोल्स वगैरह सेट करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हमारी जिंदगी में हो जाते हैं कि हमारे गोल्स कहाँ के कहाँ चले जाते हैं और हमारी सामने आ जाता है पर्पस। क्योंकि जो पर्पस होता है वो निस्वार्थ हमसे काम करवाता है और जिंदगी को जीने की दिशा बदल देता है। लेकिन जो लोग गोल सेट करते हैं, गोल्स को पूरा करने के लिए जीते हैं, उनका कहीं ना कहीं विजन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि उनको ज्यादातर अपने लिए जीना है। मैं ये नहीं कहती कि अपने लिए नहीं जीना चाहिए, लेकिन वो फिर उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है, वो कभी भी इतने डेप्थ में नहीं जा सकती है। जितना इंसान पर्पस के लिए जीता है उतना ही उसकी सोच खुलती है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदलता है। जितना इंसान जिंदगी में सुख देखता है ना, उसकी इतनी डेवलपमेंट इंटरनली नहीं होती। जितना इंसान जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू होता है, सच्चाइयों में पला बड़ा होता है, किसी डिल्यूजन वर्ल्ड में नहीं रहता, उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोच बड़ी अलग किस्म की होती है। आप लोगों ने भी गौर किया होगा। तो ये बात होती है। तो खैर, ये फिल्म आप देखिए, और मैं इस फिल्म की कहानी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगी। और इस फिल्म में रेखा जी का अभिनय काबिले तारीफ है। भले ही उनकी पर्सनल लाइफ कितनी भी डिस्टर्बिंग रही हो, लेकिन रेखा जी की प्रोफेशनल लाइफ ने हमेशा उनको बहुत ज़्यादा अच्छा काम दिया है और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस करने को उनको मिले हैं। और विनोद मेहरा जी के भी परफॉर्मेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उनका कैरेक्टर देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे ना, तो ये जो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की हम बात करते हैं ना, आपको लगेगा कि नहीं, विनोद मेहरा जी का जो कैरेक्टर है वो, मुझे लगता है ग्रीन फ्लैग जो शब्द है वो शायद इसी कैरेक्टर को देखकर आया होगा। क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अच्छी चीजें विनोद मेहरा जी की पर्सनालिटी में हैं। लेकिन मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। शायद हो सकता है आपको थोड़े बहुत हिंट मिल जाएं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं वो क्यों कह रही हूँ, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं फिल्म को नहीं चाहती, मैं चाहती तो बता देती, क्लाइमेक्स भी बता देती, क्या होता क्या नहीं होता। और शायद आपको पता ही हो कि ज्यादातर फिल्मों के जो क्लाइमैक्स होते हैं वो हैप्पी एंडिंग ही होती है। लेकिन इसमें भी हैप्पी एंडिंग तो है, चलो मैं इतना तो बता दूं। लेकिन क्यों हैप्पी एंडिंग हुई, कैसे हुई, ये सारी बातें फिल्म देखकर ही आपको पता चलेंगी। तो ओवरऑल ये मूवी आप अकेले ही देखिए, या अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ देखिए, फैमिली के साथ मत देखिए। और ये देखिए कि जिन औरतों के साथ, शादीशुदा औरतों के साथ ये सब घटता है तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं, यहाँ तक कि अपने पति से भी वो डरने लगती हैं। और बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में, उनकी मैरिड लाइफ में इस तरह के हादसों का इम्पैक्ट पड़ता है। और कैसे एक पति को ये सारी बातें समझनी चाहिए, कैसे अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, कैसे उसके साथ मिलकर उसको संभालना है, ये कैसे इस फिल्म में दिखाया गया है, वो वाकई काफी काबिले तारीफ है। क्योंकि ये वक्त से पहले की आगे की फिल्म थी और कहीं ना कहीं अच्छे मैसेज के साथ बनाई गई थी। ये जो मुद्दा था ये बहुत सेंसिटिव था। मुझे नहीं पता कि ऐसे मुद्दे पर पहले भी कोई फिल्म आई है, नहीं आई है, लेकिन उस दौर में ये फिल्म आना और इसका चलना ये बहुत अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है कि इस फिल्म के चलने के पीछे अच्छे परफॉर्मेंसेस का भी हाथ है और अच्छे म्यूजिक का भी बहुत बड़ा हाथ है। और लता जी की आवाजें
आपको इस मूवी के सॉन्ग्स में सुनाई देंगी। एक गाना है जो आशा भोसले जी की आवाज में है, वो मैंने इतना सुना नहीं है, लेकिन किशोर कुमार जी का गाना फिर वही रात है, वो भी मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है और मेरी प्लेलिस्ट में भी ये गाना है। और आप सोचिए कि आपकी डेप्थ क्वीन जब ये गाने सुन रही है इतनी पुरानी मूवी के, तो ज़ाहिर-सी बात है पुराने गानों में भी बहुत अच्छी बात तो होती है, और इस घर मूवी के गानों में तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इसकी वर्डिंग्स बहुत ही इम्पैक्ट डालने वाले हैं। भले ये रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन इन रोमांटिक सॉन्ग्स के अंदर भी ज़िंदगी को समझने का जो एक डिफरेंट नज़रिया गुलज़ार साहब ने अपने शब्दों के माध्यम से दिया है, उसकी कितनी भी मैं प्रशंसा करूँ कम है। और आर डी बर्मन का म्यूज़िक बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा का काम कर रहा है। तो मेरे तरफ से तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मूवी देखिए, और मैं चाहूँगी कि जिन-जिन औरतों के साथ ये, अगर वाक़ई ये घटना घट चुकी है, तो मैं चाहूँगी कि मैं, मतलब मैंने देखा है बहुत सारी औरतें, मैंने कई जगह पर पढ़ा था कि बहुत सारी औरतें जो हैं, मैरिड औरतों के साथ जब ये होता है, तो मैं यही सोचती हूँ कि कैसे उनकी लाइफ चलती होगी, कैसे मैरिड लाइफ उनकी इन सारे हादसों से गुजरती होगी। तो मुझे उन औरतों के लिए बड़ा बुरा लगता है, और कहीं न कहीं एक अनचाही शर्मिंदगी वो झेलती हैं, और समाज की तरफ से बहुत सारे लांछनों का भी सामना करना पड़ता है, और एक हस्बैंड के लिए भी जो समाज का जो नज़रिया है वो कुछ और होने लगता है। तो मैं ऐसी औरतों के इस दुःख को कहीं न कहीं समझती हूँ, और इस फ़िल्म के माध्यम से तो मुझे समझ में आता है कि जो औरतें वाक़ई ऐसी सिचुएशन में हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा, और उनके हस्बैंड्स के लिए भी डिफ़िकल्ट तो होता ही होगा। लेकिन ऐसे में, मतलब अगर पति-पत्नी मैच्योरिटी दिखाएँ, स्पेशली हस्बैंड की तरफ से एक वाइफ़ को वो सिक्योरिटी मिले, क्योंकि सिक्योरिटी की वज़ह से ही तो वो शादी करती है। तो जब वो सिक्योरिटी कन्वर्ट होकर इनसिक्योरिटी में बदलने लगती है, तो एक औरत के लिए बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल होता है। और कुछ बहुत कम ऐसी स्वाभिमानी औरतें होती हैं, जब उन्हें ये रियलाइज़ होने लगता है कि अब हमारा हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, तो वो खुले मन से अपने पति के इस डिसीज़न को समझकर वो कबूलती हैं और अपनी ज़िंदगी में नए गोल सेट करती हैं। तो मैं ऐसी औरतों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और ऐसे हस्बैंड्स को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ, सेंसिटिवनेस से जो है काम लेते हैं और अपनी पत्नियों के साथ खड़े रहते हैं। हालाँकि अब ये सिचुएशंस मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी कपल को फेस करनी पड़े, लेकिन कई बार हो जाता है, क्योंकि कई ऐसी खबरें होती हैं जो हमारे तक कभी पहुँचती ही नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि जो न्यूज़पेपर्स में या टीवी में जो खबरें आती हैं, बस वही हमारी ज़िंदगियों में घटता है? नहीं, बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन्स भी नहीं बनते, टीवी पर आना तो दूर की बात है। क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ होता है जो इतने फेमस भी नहीं होते हैं, और दूसरा कई लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हमारी बातें पब्लिक तक आए। चाहे हम नाम बदल के ही क्यों ना बात करें, पर वो नहीं चाहते कि पब्लिक तक पहुँचे। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो न जाने कितना कुछ भुगत रहे होते हैं, कितना फेस कर रहे होते हैं, और कितनी ऐसी औरतें हैं जिनको जबरन, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, और उसके बाद उन्हीं के घरवाले उन्हीं को दोष देकर छोड़ देते हैं। ज़िंदगी में ना बहुत लोगों के गम अगर आप सुनोगे ना, तो आपको अपने कोई गम लगेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान जितना रियलिटी के नज़दीक होता है, वो उतना ही मैच्योर होता है। लोग कहते हैं ना कि प्रकृति के करीब रहोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि भई रियलिटी के भी अगर आप करीब रहोगे ना, तो आप में जो है नेगेटिविटी नहीं आएगी। आपको अपनी जो ज़िंदगी आपको मिली है, वो आपको ब्लेस्ड लगेगी, आप क्रिब नहीं करोगे, और आप सामने वाले की सिचुएशन को बड़े बेहतर तरीके से समझ पाओगे, उसकी जगह पर खुद को बिठा कर के आप सारी प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे। तो ये होता है। बाकी
पता नहीं मैं बोलना जो चाह रही थी मैं वो बोल पाई हूँ या नहीं बोल पाई हूँ। लेकिन अब मैं इस मूवी का रिव्यू अब यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि बेमतलब का इतना पॉडकास्ट को लंबा करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो मुझे बोलना था वो मैं बोल चुकी हूँ। और ये मूवी अच्छी है, ये भी मैं बोल चुकी हूँ। और मूवी यूट्यूब पर शायद अवेलेबल है, ये भी मैं बोल चुकी हूँ। सब कुछ तो मैं बोल चुकी हूँ। परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। और अच्छी मूवी है। और रेखा जी और विनोद मेहरा जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ऑफ स्क्रीन इन दोनों के बीच में क्या था क्या नहीं था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऑफ स्क्रीन का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऑन स्क्रीन इनका काम जबरदस्त है। और वाकई अपने कैरेक्टर में जान डाल दी थी रेखा जी ने। तो बहुत ही डिफरेंट और एक्सपेरिमेंटल उन्होंने किरदार निभाया, जो वाकई उन्होंने बड़े बखूबी निभाया। वो ग्लैमरस अंदाज, वो जलवा जो रेखा जी का अक्सर हम देखते थे दूसरी फिल्मों में, इस फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट किरदार में रेखा जी नजर आएंगी। तो मैं कहूँगी कि मस्ट वॉच मूवी है। और इसके गाने तो ज़रूर सुनिएगा, फुर्सत के पल हों तो ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो इसी के साथ अब ज़्यादा कुछ और कहने का मन नहीं है। और कुछ कहने की अब मुझे अब इजाज़त नहीं है, क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है और पॉडकास्ट भी बहुत लंबा हो रहा है। तो अब मुझे बंद करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे।